गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग सर। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसका टेस्ट दिया था सबने कल। लेट अस एनालाइज द टेस्ट पेपर। देयर वर इन ऑल 15 क्वेश्चंस ओनली, बट 15 क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें स्कोप भी नहीं बन रहा था। करीब करीब हर तरह के क्वेश्चंस देके मैंने देख लिए, इससे बाहर क्या ही आएगा, क्योंकि चैप्टर का स्कोप बहुत छोटा है। करीब करीब फिक्स्ड क्वेश्चन है कि यही आने। हाँ, अब उन क्वेश्चंस को बार बार देने से अच्छा था मैंने ऐसे सोचा कि वैरायटी दें। भाई एक ही क्वेश्चन होता है, मैक्सिमाइज करो या फिर मिनिमाइज करो। उसका भी क्वेश्चन दिया, ऐसा नहीं है, मैंने लेंदी भी दिया था एक 8th या 9th। ये 8th वाला थोड़ा लेंदी वाला था। उसके अलावा फिर वन वर्ड क्वेश्चन ही बन रहे थे जो हो सकता है एग्जाम में आ सके, है ना। कोशिश पूरी पूरी करिए कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना जो एग्जाम में आ सकता है वो कवर हो। फिर बाकी आगे आपकी किस्मत, बिकॉज बोर्ड्स हैं। एग्जैक्ट पेपर तो आपके सामने रख नहीं सकते कि ये आएगा। हाँ, अंदाजा ही लगा सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1। आपको पता ही है आपको कैसे चेक करनी है शीट्स को, है ना सबको। तीसरा चौथा पेपर चल रहा है अभी तो, है ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल्स टू ax प्लस by इन एन LP ऑलवेज अकर्स एट ओनली वन कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन। मान लो कोई फीजिबल रीजन है, मान लो ये फीजिबल रीजन है। तो फीजिबल रीजन के कम से कम 3 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। कम से कम 3 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि पॉलीगन बनेगा तो एटलीस्ट ट्राइंगल तो बनेगा। तो मान लो कि ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि हमेशा एक ही कॉर्नर, ओनली वन कॉर्नर पॉइंट पर ही मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो क्या ये स्टेटमेंट जो है वो सच है, मतलब ट्रू है, फॉल्स है, कांट से मतलब कह नहीं सकते ऐसा वाला है, या पार्शियली ट्रू, आधा ट्रू और आधा फॉल्स है। अब इसमें हमको आंसर पता है लेकिन ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है। तो इस तरह के कंफ्यूजन आपको एग्जाम में भी हो सकता है। बोलो क्या भरोगे। पहले तो बताओ, एक ही कॉर्नर पॉइंट पे हो सकता है क्या? हमेशा हमेशा एक ही कॉर्नर पॉइंट पे ऐसा होता है क्या? ऑलवेज का मतलब क्या होता है? ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। हमेशा एक ही कॉर्नर पॉइंट पे होगा, ये बात मैंने सच बोली क्या? No. नो सर। तो आंसर इज फॉल्स। आंसर इज फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहां से ये ऑलवेज हटा दूं, अब क्या कह रहा है ये? अब ये कह रहा है कि मैंने कोई z इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करी, और वो उसका जो आंसर आया एक ही कॉर्नर पॉइंट पे आया। उसका जो मतलब पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो एक ही कॉर्नर पॉइंट पे आया। ठीक है, तो अब ये बात सच है या गलत? फिर इसका आंसर हो जाएगा कांट से। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांट से, क्योंकि आगे की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, कंस्टेंट क्या था, मतलब पूरा बताना पड़ेगा, फिर हम बता पाएंगे कि एक कॉर्नर पॉइंट पे आया या एक से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट पे आया। लेकिन हमेशा एक ही कॉर्नर पॉइंट पे आता है, ये बात तो सरासर झूठ है। तो ये ऑलवेज बहुत बड़ा फैक्टर है इस स्टेटमेंट के अंदर। अगर मैं ऑलवेज हटा दूं तो आंसर वुड बी कांट से। ऑलवेज लगने के बाद आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ऑलवेज का मतलब है हमेशा आएगा। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो सरासर गलत है कि हमेशा आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसमें नहीं भी आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। कई बार क्या होता है, फीजेबल रीजन जो होता है, जैसे मान लो ट्राइंगल ही है, उस पे दो पॉइंट्स पे, दो कॉर्नर पॉइंट्स पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आ जाती है, होता है ना ऐसा। और फिर हमने क्या डिसाइड किया था, अगर दो पॉइंट पे आ रही है तो इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो बनेगी उसके हर एक पॉइंट पे आएगी, उसके हर एक पॉइंट पे, यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो वो वाला केस भी तो हो सकता है। तो फिर ये ऑलवेज तो गलत हो गया ना, कि हमेशा एक ही पॉइंट पे होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स होगा। दैट क्लियर? ऑलवेज हटा दूं तो क्या आंसर होगा? कांट से। ऑलवेज हटाने का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया, उसको मैक्सिमाइज किया और वो वन कॉर्नर पॉइंट पे आया। तो ये हमको क्या पता भी वन कॉर्नर पॉइंट पे आया, वो तो आपको पूरा क्वेश्चन बताना पड़ेगा फिर पता चलेगा ना। तो फिर कांट से, कांट से का मतलब पता है क्या होता है? कांट से का मतलब होता है जितनी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो इनसफिशियंट है, और इंफॉर्मेशन दो, ताकि हम आगे की बात कहें। कांट से मतलब कह नहीं सकते, कह नहीं सकते यानी कि और इंफॉर्मेशन चाहिए फिर कहेंगे। क्लियर है? ठीक है जी, बोलो कनिष्का, क्लियर है? तो आंसर क्या मार्क एंड करो? से हाँ, कांट से और पार्शियली ट्रू में क्या डिफरेंस हुआ? पार्शियली ट्रू का मतलब है कि जो मैंने कहा है उसका थोड़ा सा पोर्शन सच है। ठीक है, कांट से का मतलब मैं सच कह दूंगा पर बाकी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चन अधूरा है। कांट से का मतलब आपका क्वेश्चन अधूरा है। और पार्शियली ट्रू का मतलब आपका क्वेश्चन तो पूरा है, आपका क्वेश्चन तो पूरा है, बट आधा सच है आधा गलत।
ये डिफरेंस है। तो पार्शियली ट्रू तो यहाँ पे बैठेगा नहीं किसी भी कीमत पे, क्योंकि ये दो ही ऑप्शन बैठ सकते हैं, या तो पूरा गलत है, या तो पूरा गलत है, या फिर और इन्फॉर्मेशन दो, तब हम कहने की पोजीशन में आएंगे। ऑलवेज लगाते ही क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो बी को मार्क करो, चेक कर लो आंसर शीट्स में। क्वेश्चन नंबर 2, इन एन एलपीपी। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे ही थे, बस सोचने वाले, कुछ सॉल्व नहीं करना था जिसमें, है ना। इन एन एलपीपी, एलपीपी मतलब सबको पता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस पी वाई हैज द सेम मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है, सेम आ रही है, वो दो कॉर्नर पॉइंट्स पर आ रही है, फीजिबल रीजन के दो कॉर्नर पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे मैक्सिमम वैल्यू अकर होगी। इनफाइनाइट। अभी अभी सीखा था कि अगर दो पे आएगी, अगर मान लो दो पॉइंट पे आएगी, तो फिर दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पे आएगी। तो z मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कहाँ कहाँ होगी, यहाँ और यहाँ तो आ ही रही है, इसके कनेक्ट करने वाले हर एक पॉइंट पे, जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो आंसर वुड बी व्हाट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर डी। चेक कर लिया? कोई डाउट किसी को? राजा बताओ, कोई डाउट? ठीक है, आंसर देखो कभी 2 तो हो ही नहीं सकता। आंसर पता है क्या होगा, या तो 1 पॉइंट, या तो 1 पॉइंट, या 0 पॉइंट भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आई नहीं, या फिर इनफाइनाइट। इन तीन के अलावा और कोई आंसर कभी नहीं हो सकता ऐसे क्वेश्चन। या तो एक ही कॉर्नर पॉइंट पे आएगी, दो पे आ गई तो फिर अब इनफाइनाइट पे जाएगी, मान लो दो पे आ गई तो फिर तो दो को कनेक्ट करने वाले हर एक पॉइंट पे जाएगी, यानी इनफाइनाइट पे जाएगी, और या फिर कि सर एक भी पॉइंट पे नहीं आई, वो भी केस देखा था हमने। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, ए फीजिबल रीजन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स। फीजिबल रीजन क्या होता है, उन पॉइंट्स का सेट होता है जो कि किसको सेटिस्फाई करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, सारे गिवन कंस्टेंट्स को, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स को, या नन ऑफ दीज। क्या आएगा बताओ? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फीजिबल रीजन। बोलो All प्रगति। given constants. ऑल गिवन कंस्टेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फीजिबल रीजन से क्या लेना देना? फीजिबल रीजन कैसे बनाते हो, कंस्टेंट्स ड्रॉ करके ही तो बनाते हो। तो फिजिबल रीजन का जो एरिया बना, जो रीजन बना, वो कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करेगा ना। मुझे एक चीज बताओ, जैसे ये वाला एलपीपी प्रॉब्लम है, इसमें कंस्टेंट है ये ये ये, तो इन चार कंस्टेंट से ही तो बनेगा फिजिबल रीजन। अगर मैं आपको ये ना दूं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दूं ही ना, तो अब आप क्या फिजिबल रीजन नहीं बना सकते? क्या बना सकते हो ना? तो फिजिबल रीजन किससे बना, कंस्टेंट से बना ना, कंस्टेंट से बना ना। मान लो ये ग्राफ है, एक लाइन ऐसे बनी मेरी, एक लाइन मान लो मेरी ऐसे बनी, और एक लाइन मारो मेरी ऐसे बनी, और इनकी मदद से ये फिजिबल रीजन बन गया। तो ये जो फिजिबल रीजन बन गया, इसका हर एक पॉइंट, इसका हर एक पॉइंट क्या करेगा, इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई 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 करेगा। तो सारे कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है ना ये फिजिबल रीजन। तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा बोलो? ऑल द गिवन कंस्टेंट्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो कोई कंस्टेंट है ही नहीं। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है वो तो एक पॉलिनोमियल है बेटा। क्या है वो? और वो भी कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। और जो कंस्टेंट्स हैं वो क्या है? वो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। वो क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज। तो कोई भी रीजन होगा वो पॉलिनोमियल को कैसे सेटिस्फाई करेगा? पॉलिनोमियल में तो एलएचएस आरएचएस ही नहीं है, सेटिस्फाई करेगा कैसे बताओ? पॉलिनोमियल की तो वैल्यू निकाली जाती है, पॉलिनोमियल की किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे क्या निकाली जाती है? वैल्यू निकाली जाती है। इनइक्वालिटी या इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जाता है, एलएचएस आरएचएस देखता है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स ही तो है इनइक्वालिटी फॉर्म में। जैसे ये कंस्ट्रेंट है, ये इनइक्वालिटी फॉर्म में है, ये कंस्टेंट है, ये इनइक्वालिटी फॉर्म में है, ये कंस्टेंट इनइक्वालिटी फॉर्म में, ये कंस्टेंट इनइक्वालिटी फॉर्म। जो पॉलिनोमियल, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसमें कंस्टेंट कहाँ है? मतलब वो इनइक्वालिटी या इक्वालिटी फॉर्म में क्या है? वो तो एक पॉलिनोमियल है 3x + 2y, इसकी तो वैल्यू निकाली जाएगी पर्टिकुलर पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर है? तो थर्ड का आंसर अगेन आई एम सेइंग ऑल द गिवन कंस्टेंट।
फोर्थ वन, द एलपीपी मिनिमाइज दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट दिस है। कितने सॉल्यूशन होंगे तो उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, एक एलपीपी है 3x प्लस 2y, उसमें पहले तो कंस्ट्रेंट्स रख के हमको सेटिस्फाई करना है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स तो सारे एलपीपी में रहेंगे ही रहेंगे। दैट मीन्स हमारा ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनने वाला है, बोलो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाला है। एक रफ डायग्राम बनाते हैं। देखो, अगर आप ग्राफ नहीं भी लेके जाए तो भी आप इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कल तनीषा का डाउट था कि सर ग्राफ नहीं लाए तो आप कैसे करें, तो भी कर सकते हो। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ग्राफ बनाने की कुछ ट्रिक्स याद करो। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। जब x को 0 रखोगे तो y 8 आ रहा है, 0 प्लस 8 बराबर 8 होता है। और जब y को 0 रखोगे तो x 8 आ रहा है। तो इस इक्वेशन की जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो इन दो पॉइंट को सेटिस्फाई, तो इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट जरूर करेगी। 0,8 लगभग मान लो यहाँ है, 0,8 मान लो यहाँ है, और 8,0 मान लो यहाँ है। तो ये एक पॉइंट तो हो गया मेरा 0,8, एक पॉइंट हो गया मेरा 8,0, 8,0। इन दोनों को कनेक्ट करवा लेते हैं अपन। ठीक है, आगे दूसरी इनइक्वालिटी देखते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, बोलो? 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। x को 0 रखेंगे तो y क्या आएगा बताओ, बोलो? 3। वेरी गुड, क्योंकि 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 0 0, और 5 3 या 15 बराबर 15 होगा। और अगर y को 0 रखेंगे तो x क्या आएगा, 5। तो 0,3 और 5,0 कनेक्ट करना है। अगर ये 8,0 है तो 5,0 लगभग यहाँ होगा, और अगर ये 0,8 है तो 0,3 लगभग यहाँ होगा। इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो कंस्टेंट्स ड्रॉ हो गए। अब तीसरे और चौथे कंस्टेंट तो वही है, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट, उनको क्या देखना। अब अपन देखेंगे कि कौन सा रीजन बनेगा, क्योंकि जैसे अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दो हाफ प्लेन्स बन जाते हैं, एक दूसरी साइड राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। तो उसमें से कौन सा वाला मेरा हाफ प्लेन है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, ओरिजिन को पुटअप करके देखते थे। तो ओरिजिन पुटअप करके देखो, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये सेटिस्फाई हुआ क्या? नो। तो यानी कि ओरिजिन के उस साइड ही जाएगा, है ना? ठीक है, चलो दूसरे में पुटअप करके देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 0 0, 5 इंटू वाई यानी 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है, 15। ये सेटिस्फाई हुआ क्या? ये सेटिस्फाई हो गया। तो यानी कि जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है उसमें तो ओरिजिन आ रहा है, जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है इसमें तो ओरिजिन आ रहा है। दैट मीन्स ये वाला रीजन रहेगा ओरिजिन की तरफ वाला, और जो पहली वाली इनइक्वालिटी है उसमें ओरिजिन नहीं आ रहा है, यानी कि वो वाला एरिया रहेगा ओरिजिन के उस तरफ वाला। आप ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या? नो। दैट मीन्स देयर इज नो फीजेबल रीजन, फीजेबल रीजन ही नहीं बना है। तो फिर आंसर क्या आएगा, नो फीजेबल रीजन, ऑप्शन नंबर। अगर फीजेबल रीजन बनता तो आगे की बात थी कॉर्नर पॉइंट। अभी मैंने क्या बताया, आंसर क्या आ सकता है, या तो 1 पॉइंट या 0 पॉइंट। तो ये 0 पॉइंट वाला केस है, इसमें एक भी कॉर्नर पॉइंट नहीं मिला मुझे, फीजेबल रीजन ही नहीं मिला, तो कॉर्नर पॉइंट कहां से निकाले? ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, नो फीजेबल रीजन, क्योंकि ये इस साइड बन रहा है, ये इस साइड बन रहा है, कुछ कॉमन है ही नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे सर आगे चल के कॉमन हो जाए तो आगे चल के कॉमन क्यों देखोगे, आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉन नेगेटिव कंस्टेंट भी तो है हमारे पास। तो आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है, आगे चल के हो सकता है कॉमन आ जाए कुछ रीजन, क्योंकि आगे चल के पता है क्यों होगा कॉमन, क्योंकि ये लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट तो करेंगी ना, तो वहां जाके एक दो पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉमन आ जाए, बट वो तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में गया ना। आपको x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचना है, तो वहां पे तो कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा, तो देयरफॉर द आंसर इज नो फीजिबल रीजन। इज दैट क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब 5th में हमारे पास ग्राफ था, इसको एक्सपैंड कर देते हैं एक बार। इफ द फीजिबल रीजन, अब फीजिबल रीजन इन्होंने खुद ने दे रखा है, दिख रहा है ये फीजिबल रीजन, ठीक है।
देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको तो बस कॉर्नर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और देखनी है सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, देखो एक तो है ये ओरिजिन भी माना जाएगा भाई कॉर्नर पॉइंट इसका, ठीक है, और एक ये भी माना जाएगा 0,24, ये क्या था 16,16 और ये क्या था 25,0। तो एक एक करके पुटअप करके देख लो और क्या। देखो हम एक टेबल बनाते थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, नहीं पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिखो, कॉर्नर पॉइंट्स, और फिर दूसरे साइड क्या लिखते थे अपन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बोलो पहला कॉर्नर पॉइंट तो 0,0 है, इस पे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। दूसरा कॉर्नर पॉइंट बोलो क्या है, इधर से आ जाओ 25,0 a, ये तो था o, फिर a क्या है 25,0, 25,0 पे z की वैल्यू निकालो, तो 4 इंटू 25 100 है ना, 100। b बोलो 16,16, b जो है वो है ये वाला पॉइंट 16,16, तो इस पे z की वैल्यू निकालो, तो 16 4 जा 64 और 16 3 जा 48, 64 प्लस 48 8 एंड 4 12 112, राइट। और d लास्ट कॉर्नर पॉइंट क्या आ रहा है 0,24, ठीक है। तो इस पे देख लो वैल्यू, तो 0 तो ये 0 बन जाएगा, 24 इंटू 3 कितना होता है 72, ठीक है, क्लियर है क्या, ठीक है। तो अब ये चार कॉर्नर पॉइंट्स पे मेरे पास चार वैल्यूज हैं, इसमें से कौन सी वैल्यू निकालनी है आपको, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी बताओ, 112, तो आंसर क्या हो जाएगा 112, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब कई लोगों के पास जिसके पास टाइम नहीं होता वो तो ऑप्शन में से जो सबसे बड़ा वही टिक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है 172, उसको टिक करो, चलो भाई। वो ऐसा उनको ऐसा लगता है कि यार मैक्सिमम ही तो बताना है, तो जरूरी है कि 172 किसी कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू भी आई हो, आई है क्या इसमें, आती तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम होती, बट वो तो सॉल्व करने से ही पता चलेगा ना। तो ये क्वेश्चन पिछले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उतना मतलब लेंदी नहीं है, क्यों, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमको फिजिबल रीजन बनाना पड़ा, इसमें बना बनाया मिल गया, केवल कॉर्नर पॉइंट्स को एनालाइज करना था, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर टिक मार्क कर देना भाई, ऑप्शन नंबर ए 112। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 7x प्लस y सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट, एक ही कंस्टेंट है बाकी तो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो ठीक है फटाफट कंस्टेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, फिजिबल रीजन अब की बार दिया नहीं है, बताओ तनिषा कैसे ड्रॉ करोगे विदाउट द ग्राफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ हो गया, क्या है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, एक ही कंस्टेंट है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 10, वेरी गुड, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 10, तो 0,10 मान लो यहाँ है, 10,0 मान लो यहाँ है, एक ही कंस्टेंट है बाकी तो फिर नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है। अच्छा अब टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, दो ही पार्ट टुवर्ड्स देखते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे 0 प्लस 0 करता हूँ x प्लस वाई है, तो 0 प्लस 0 जो है लेस देन इक्वल टू 10 होता है, तो ये सेटिस्फाई हो गया ना, तो यानी ओरिजिन इसके सॉल्यूशन सेट में है, ओरिजिन इसके सॉल्यूशन सेट में है, दैट मींस टुवर्ड्स द ओरिजिन, दैट मींस दिस वुड बी द माई व्हाट फीजिबल रीजन, क्लियर। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट होंगे, एक तो O होगा, इसको A ले लेते हैं 10,0 और इसको ले लेते हैं B 0,10, इसके अलावा कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है जी। अब इसकी क्या चाहिए आपको, z इज इक्वल टू 7x प्लस वाई पे इसकी क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 7x प्लस वाई, z इज इक्वल टू 7x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू, देखो 0,0 पे तो 0 ही आ रही है, O पे तो है ना, O पे तो क्या आ रही है 0 ही आ रही है। अच्छा सेकंड जो A था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे 10,0, 10,0 पे पुटअप करो, 7 इंटू 10 70 आ रही है, और जो तीसरा पॉइंट था B क्या था 0,10, तो उस पर 10 ही आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है बताओ A पर आ रही है, और 7। देखो क्वेश्चन दो तरह के होंगे, एक तो ये पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक ये पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, तो आ तो रही है A पे 10,0 पे, और कितनी आ रही है 70 आ रही है, तो आपसे क्या पूछा है कहाँ आ रही है या कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है
इज, मैक्सिमम वैल्यू इज, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। तो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन तो था बट इतना ज्यादा लेंथी नहीं था, फटाफट से सॉल्व हो गया। था तो सॉल्व करने वाला। अब देखो एक भी क्वेश्चन मुझे ग्राफ की जरूरत पड़ी, आगे चल के कुछ क्वेश्चन में आपको लगेगा पड़ेगी, लेकिन एक्चुअली वहां पे भी नहीं पड़ेगी, देखना ध्यान। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज है मेरे पास, जैसे पहली है 2x + y ≤ 10, दूसरी है x + 3y ≤ 15, और तीसरी चौथी तो फिर वो क्या है, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है। तो दो ही है एक तरीके से, और इसके कॉर्नर पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 कॉर्नर पॉइंट्स है। ठीक है, तो मुझे बताओ जब मुझे कॉर्नर पॉइंट्स ही मिल गए तो फिर मैं इन कंस्टेंट्स को क्यों सॉल्व करूं? कंस्टेंट्स को क्यों सॉल्व करते हैं मुझे बताओ? फीजेबल रीजन के लिए। फीजेबल रीजन क्यों बनाते हैं बताओ? कॉर्नर पॉइंट्स के लिए। कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए इसलिए फीजेबल रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा, फीजेबल रीजन चाहिए इसलिए कंस्टेंट्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मेरे पास कॉर्नर पॉइंट सीधे सीधे उसने दे दिए ना, दे दिए। तो एक्चुअली फिर ये जो चीजें हैं ना, ये मेरे लिए वेस्ट है, केवल कंफ्यूज करने के लिए। मैं सीधे कॉर्नर पॉइंट को पकड़ूंगा, और आपको क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है px + qy। अब px + qy जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, p और q 0 से बड़े, इसमें जो x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं p और q, ये 0 से बड़े हैं, ये नेगेटिव नहीं है। ठीक है जी, आगे सुनो। तो रिस्ट्रिक्शन बताओ p और q पे, यानी p और q के इन 4 में से कौन सी रिलेशन बनती है जिससे क्या हो जाए कि मैक्सिमम ऑफ z कहाँ मिले, इस पॉइंट पे मिले और इस पॉइंट पे मिले। देखो ये दोनों कॉर्नर पॉइंट है ना, एक तो 3,4 भी कॉर्नर पॉइंट है, और एक 0,5 ये भी कॉर्नर पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट पे क्या मिलनी चाहिए आपको? मैक्सिमम वैल्यू मिलनी चाहिए, यही तो कह रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, तो अगर इन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है तो जितनी भी मिल रही है वो तो बराबर ही होगी। मान लो इस पे मेरे को 100 वैल्यू मिल रही है, तो इस पे भी 100 ही मिलेगी, क्योंकि दोनों पे मैक्सिमम मिल रही है ना। तो दोनों पे मैक्सिमम मिल रही है तो दोनों पे बराबर मिलेगी नहीं मिलेगी? बोलो राजा, मिलेगी ना। भाई हम जब टेबल बनाते थे तो मान लो इधर मेरे कॉर्नर पॉइंट्स होते थे और इधर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था। मान लो एक पे इतनी मिली, एक पे दूसरे पे इतनी मिली, तीसरे पे इतनी मिली, चौथे पे मैंने कहा कि 2 कॉर्नर पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। जो भी मिल रही है, मान लो इस पे मिल रही है और इस पे मिल रही है, तो वो जो वैल्यू मिलेगी वो तो बराबर मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? तो मैं सीधे सीधे वैल्यू निकाल के और दोनों को बराबर कर देता हूँ और पी और क्यू के बीच में रिलेशन आ जाएगा। कैसे आएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज इक्वल्स टू, मान लो ये तो है कॉर्नर पॉइंट्स और ये है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सीधे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लो, क्या है? px + qy, यही है। तो मैं बाकी कॉर्नर पॉइंट्स को गोली मारो, केवल इन दो कॉर्नर पॉइंट्स पे निकालो, 3,4 0,5, 3,4 0,5। 3,4 पे z की वैल्यू क्या आएगी? 3x प्लस, नहीं 3x की जगह रखूंगा ना, सॉरी 3p प्लस, बोलो, पाई की जगह 4 रखो, 4q, और 0,5 पे बोलो, ये तो 0 हो गया, और 5 उधर रखा तो केवल 5q, राइट। अब ये जो वैल्यू मिली और ये जो वैल्यू मिली दोनों मैक्सिमम है, तो दोनों इक्वल होंगी, दोनों इक्वल होंगी क्योंकि 2 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो 3p + 4q = 5q। 4q को उधर ले जाओ तो 3p = 5q - 4q, यानी कि q। तो q = 3p, q = 3p। ये रिलेशन देखो कौन सा ऑप्शन है। तो q अगर 3p के बराबर है तो इन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलनी चाहिए और दोनों पे बराबर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। एक तरह से क्वेश्चन में नाम बड़े थे दर्शन छोटे थे, था उसमें बहुत कुछ। हमको हमको शुरुआत में पढ़ने से ऐसा लगा कि अरे हमको तो कंस्टेंट भी ड्रॉ करना है, फिजिबल रीजन भी निकालना है, ऐसा हमको लगा। जैसे जैसे हमने पूरा डेप्थ में रीड किया तो पता चला कुछ नहीं करना था, केवल और केवल इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, कहाँ गया, वैल्यू निकालनी थी इस पे और इस पे, और दोनों को करना था बराबर, और पी और क्यू का रिलेशन निकालना था, दैट्स इट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 ही अकेला ऐसा इस पूरे पेपर में क्वेश्चन है जो पूरा एक्सटेंडेड क्वेश्चन है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का। ठीक है ना, तो इसको करते हैं ढंग से। देखो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो है 4x + 3y, कंस्टेंट्स कितने हैं बेटा?
दो कंस्टेंट है ना, बाकी तो फिर क्या है, नहीं 4 कंस्टेंट। चलो इसको ड्रॉ करते हैं एक बार। यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर तो हम जाएंगे नहीं। ठीक है, पहला कंस्टेंट क्या है बेटा, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। बोलो, x की जगह 0 रख रहे हैं तो y के कितना मिल रहा है, 24 को 4 से डिवाइड करो 6, और y को 0 रख रहे हैं तो x कितना मिल रहा है, 24 को 3 से डिवाइड करो 8। ठीक है जी, आपने स्ट्रेट लाइंस के इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो पढ़ी है ना 11th क्लास में। क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, x डिवाइडेड बाय a प्लस वाई डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू 1, जिसमें a तो क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है, मतलब x एक्सिस को कहाँ पे लाइन काट रही है वो पॉइंट होता है, और b क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाऊंगा तो 24 से डिवाइड कराऊंगा, 3x बाई 24 प्लस 4y बाई 24 इक्वल टू 24/20। पूरी इक्वेशन को 24 से डिवाइड कर दिया, क्या मिला, ये 3 से 8 टाइम्स कट गया ना, x डिवाइडेड बाई 8 प्लस ये 4 से 24 6 टाइम्स कट गया, y डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1। इसको इससे कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आई 8 और b की वैल्यू क्या आई 6, यानी x इंटरसेप्ट क्या है, मतलब x इंटरसेप्ट जो है ओरिजिन से 8 कदम दूर है यानी कि 8,0, और y इंटरसेप्ट क्या है, ओरिजिन से 6 कदम दूर है यानी लगभग यहाँ पर। तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करके पता लगा सकते हो भाई पॉइंट इंटरसेप्ट कहाँ आएंगे। इंटरसेप्ट का मतलब लाइन जो है एक्स एक्सिस पे कहाँ छू रही वो इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, मान लो एक्स इंटरसेप्ट अगर 8 है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से 8 कदम दूर लाइन छू रही है। वाई इंटरसेप्ट मान लो 6 है, दैट मीन्स वाई एक्सिस पे ओरिजिन से 6 कदम दूर, पॉजिटिव साइड 6 कदम, -6 भी हो सकता है तो फिर नेगेटिव साइड भी जाना पड़ सकता है। तो एक आपकी कंस्टेंट ड्रॉ हो चुकी है, राइट। ठीक है, चलते हैं दूसरी कंस्टेंट। इस तरीके से सबको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके अपन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, बिना किसी ग्राफ व्राफ के। सॉल्यूशन वोल्यूशन रखते हैं अपन, वो बात ठीक है, लेकिन इजीली अपन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि सॉल्यूशंस निकालें 3-3। तो एक का काम हो गया। चलो 8x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 48, x की जगह 0 रखोगे तो 48/6 कितना आएगा 8, और y की जगह 0 रखोगे तो 48/8 कितना आएगा 6, 0,8 लगभग यहाँ होगा, और 6,0 लगभग यहाँ रहा होगा। इसको इससे मिला दो। ठीक है जी, कोई डाउट। ठीक है, चलते हैं अगले कंस्टेंट्स की तरफ। अगला कंस्टेंट है कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। इसमें देखो ध्यान से दो कंस्टेंट छुपे हुए, एक तो कि x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, और दूसरा x 5 से छोटा है। तो x 0 से बड़ा भी है और 5 से छोटा भी है। तो अगर ये 6,0 है तो यहाँ पे 5,0 रहेगा, रहेगा रहेगा नहीं रहेगा। तो 5,0 की सीध में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो आप y एक्सिस के। तो ये जो रीजन होगा ये वाला, मतलब इन दोनों के जो बीच का रीजन है, इसमें देखो x 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है या नहीं है। इस इनके बीच में जो रीजन है इसमें x 0 से भी बड़ा है, यानी कि y एक्सिस के राइट साइड में है, और 5 से छोटा भी है, जिसमें 0 और 5 दोनों शामिल है क्योंकि दोनों तरफ डंडे लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से y की भी वैल्यू निकालो, मतलब y का भी एक वो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है कि y 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो ये 6 तो ये मिल ही गया, इसी की सीट में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो एरिया है, इस एरिया में y जो है 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा ना, तो ये सारे कंस्टेंट ड्रॉ हो गए आपके। अब आपको क्या करना है, ए रीजन देखना है कौन सा रीजन बनता है। ठीक है, तो पहला रीजन क्या था, इसमें ओरिजिन रखना जरा, 0 प्लस 0 लेस देन 24 होता है क्या, यानी टुवर्ड्स का ओरिजिन। ठीक है, फिर अगले में
0 प्लस 0 अगेन लेस देन 48 भी होता है, ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ओरिजिन की तरफ आना है, देखो ध्यान से, इस लाइन से आपको ओरिजिन की तरफ आना है, फिर इस लाइन से भी ओरिजिन की तरफ आना है, ठीक है, फिर इस लाइन से इधर आना है, फिर इस लाइन से नीचे जाना है, ठीक है। और इस बाउंड्री में तो रहना ही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली बाउंड्री में, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्री में तो रहना ही, उससे बाहर तो जा नहीं सकता। तो अब आइडेंटिफाई कर पाए फिजिबल रीजन, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ओ मार्क कर दूं ओ, इसको ए मार्क कर दूं ए, ये वाला एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है, ये भी इसके कॉर्नर पॉइंट्स में आएगा बी, और फिर एक ये वाला पॉइंट भी रहेगा, ध्यान से देखो, रहेगा सी, और फिर एक ये लास्ट में डी। तो ओ ए बी सी डी, ये आपको फिजिबल रीजन दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है, बोलो। ठीक है, अब कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे तो तीन तो निकला है, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, ओ के 0 0 होते ही है, और डी के पता है। बात आएगी बी और सी के कैसे निकालें, और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन था तनीषा आपका, कि बिना ग्राफ के ये कैसे पता लगाएंगे बी कितना है सी कितना। मुझे बताओ बी किस किस लाइन का इंटरसेक्शन है, बी जो है किस किस लाइन का इंटरसेक्शन है, इसका और इसका, मतलब इसका और इसका, ये सुनो, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी थी 10वीं में, इन दोनों को सॉल्व कर लो, एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वही तो बी होगा। क्या होता था, अपन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, एक्स और वाई का जो सॉल्यूशन मिलता था वो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता था क्या। उसके बाद बताओ सी क्या है, इस लाइन का, ये जो खड़ी लाइन है, और इस लाइन का, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उससे सी की निकल जाएगी। चलो पहले इसका निकालते हैं। तो मुझे बताओ 3x प्लस 4y, एक तरीके से क्वेश्चन ये बन गया कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, और दूसरा क्या है 8x प्लस 6y इक्वल टू 48, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। एक तरीके से क्वेश्चन ये बन गया। देखो मैं दूसरी वाली इक्वेशन को तो सारी को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, इस वाली को, तो क्या बनता है 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। अच्छा जी, अब देखो अब क्या करोगे आप, क्या करोगे, सब्सटीट्यूशन कर लो। तो x की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 4, और ये सब्सटीट्यूट कर दो आप इधर। तो इधर कर देता हूँ 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करिए, 24 माइनस 3y बाई 4 प्लस 4y इक्वल टू 24। 24 3 जा 72 माइनस 3 3 जा 9y, और 4 4 जा 16y होल डिवाइडेड बाई 4 हो गया इक्वल टू 24। तो 72 माइनस 9y प्लस 16y क्या होता है, प्लस का 7y, और 24 4 से क्या होता है 96। ठीक है जी, 72 को उधर भेजेंगे तो 7y की वैल्यू क्या आ जाएगी 96 माइनस 24, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 7 गया 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 7 गया 24/7, और y की वैल्यू 24/7 इसमें पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो 24 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 24/7 होल डिवाइडेड बाई 4 भी है। चलो सॉल्व करो। तो 24 माइनस 24 3 जा 72 डिवाइडेड बाई 7 होल डिवाइडेड बाई 4, फिर आ जाओ नीचे। तो 24 इंटू 7 करो पहले, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, 14 इंटू 16, उसमें से 72 माइनस करो, और नीचे 7 4 जा 28 करना है माइनस, 8 में से 2 गया 6, 16 में से 7 गया 9, 96/28। काटो किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, अरे ये भी 24/7, यानी 24/7 कोमा 24/7, एक्स की वैल्यू भी ये आई, वाई की वैल्यू भी ये आई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना, लेंदी क्वेश्चन एलपीपी का, भाई एक तो करना ही पड़ेगा पूरे पेपर में। 24/7 कोमा 24/7 इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कहाँ पे जीरो रखोगे,
दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का तो एक यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। हाँ वो तो अपन जीरो रख के निकाल ही रहे थे ना। अभी ये लाइन सब कुछ कैसे ड्रॉ किया अपन, वैसे तो ड्रॉ किया, लेकिन अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो बी पॉइंट कहाँ से मिला, जिन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से मिला उन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तीन फॉर मेथड्स होते हैं हमारे पास, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया ना। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले थे बोलो, 24/7, 24/7 कोमा, बाई कोऑर्डिनेट भी क्या निकला 24/7। चलो जी, सी पॉइंट किसके किसके कॉम्बिनेशन से मिला देखो ध्यान से। एक तो ये खड़ी वाली लाइन, खड़ी वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली थी। मतलब इस खड़ी वाली लाइन को क्या कहोगे आप, x = 5 ही तो कहोगे, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है। और ये वाली लाइन कौन सी थी, 0,8 और 6,0 से बनने वाली सबसे पहली वाली लाइन थी शायद, ये सबसे पहली वाली लाइन ये। तो 3x + 4y = 24 और दूसरी है x = 5। तो x = 5 है तो y कोऑर्डिनेट क्या, नहीं x = 5 है तो c का x कोऑर्डिनेट तो 5, ऐसे कैसे पुट अप कर दो ना भाई। इस लाइन पे हर जगह, ये जो सीधी लाइन है इस पे हर जगह x की वैल्यू 5 है, तो इस c पॉइंट पे भी x की वैल्यू तो 5 ही होगी, होगी नहीं होगी। और y की वैल्यू निकाल लो, 5 पुट अप करो, 15 + 4y 24, 4y की वैल्यू हो गई 24 में से 15 गया तो कितना बचता है 9, तो 9/4, तो 5,9/4 आ गए सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स। अब क्या चाहिए उसको, अब उसको ये पता करना है कि जो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितने पॉइंट्स पर आ रही है, वो मुझे पता करना है। तो एक जगह मैं सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख देता हूं। अब मेरे को इस ग्राफ से कोई मतलब नहीं, मेरे को मतलब किससे, केवल कॉर्नर पॉइंट से। तो कॉर्नर पॉइंट्स में मार्क कर लेता हूं। देखो एक तो O है ही सही 0,0, दूसरा बोलो ये A है, ये क्या है 0,6, फिर है B क्या है बोलो 24/7 कोमा 24/7, C है वो क्या है 5,9/4 और D क्या है, D कौन सा था ये वाला 5,0। ठीक है, अब मैं इस ग्राफ को जाने दो भाड़ में। अब केवल ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आप वैल्यू निकालो और चेक करो कितने पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 1 पॉइंट पे आ रही है, 2 पॉइंट पे आ रही है, कितने पॉइंट पे, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा, कितने पॉइंट पे आ रही है वो चीज पूछ रहा है। ठीक है ना। तो क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z = हो रहा ऊपर 4x + 3y। इस पे तो z की वैल्यू 0 यानी है, इस पे z की वैल्यू x की जगह 0 पुटअप किया तो 6 3 जा 18, और इस पे z की वैल्यू तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, 24 4 जा 96/7 और 24 3 जा 72/7। 72 और 96 कितना होता है, 6 और 2 8 9 और 16, 168/7 कट 7 सॉरी 8 नहीं, कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 7 2 जा 14 और 7 4 जा 20। ठीक है, चलो इस पे निकालो, तो 5 4 जा 20 और 3 को 9 से 27/4 हो गया, है ना। तो ये हो गया 20 + 20 × 4 80, 80 और 27 कितना होता है 107/4। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो यही रहेगा आंसर। अच्छा डी इस पे निकालो, तो 5 × 4 20। तो मैक्सिमम वैल्यू चेक करो कितने पॉइंट्स पे आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है पहले तो बताओ, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। 4 2 जा, इसको काट थोड़ा डेसिमल में लेके जा रहा हूँ मैं, 4 2 जा 8 27, 27 का मतलब हो गया 4 6 जा 24, तो यही वैल्यू है मैक्सिमम 26 पॉइंट समथिंग। कितने पॉइंट्स पे आ रही है, एक ही पॉइंट पे आ रही है। ठीक है ना, तो एक ही पॉइंट पे आ रही है, तो आंसर वुड बी ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, और अगर 2 पॉइंट पे आती तो क्या करते, मान लो इस पे और इस पे सेम आ गई मैक्सिमम वैल्यू, फिर क्या आंसर टिक करते, फिर आंसर क्या टिक करते, इनफाइनाइट। फिर ऐसा नहीं है कि 2 पे आ रही है तो 2 पॉइंट टिक कर लो, क्योंकि उन दो को कनेक्ट करने वाले हर एक पॉइंट पे आएगी फिर वही वैल्यू, तो फिर आंसर 2 पॉइंट तो कभी हो ही नहीं सकता। या तो आंसर होगा 0 पॉइंट, या आंसर होगा 1 पॉइंट, या आंसर होगा इनफाइनाइट। ये पहले क्लियर कर दिया। चलो इसका आंसर टिक मार्क कर दो, ओनली 1 पॉइंट ए।
ठीक है जी। एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपीपी इज ए। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, जैसे यही ले लो, पकड़ लो 4x + 3y, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, कांस्टेंट है या रैशनल है? लीनियर। इसकी डिग्री 1 ही है ना, 4x + 3y। तो ये जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? हमेशा लीनियर फंक्शन होता है। चैप्टर का नाम ही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, तो कुछ भी क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट, रैशनल नहीं होगा। हर चीज क्या है? लीनियर। हर चीज क्या है? लीनियर है। जो कंस्टेंट्स है वो भी तो लीनियर है। कंस्टेंट्स देखो, ये भी लीनियर, ये कंस्टेंट भी लीनियर, कंस्टेंट्स भी लीनियर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर, सारे का सारी चीजें इस पे लीनियर चलेगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। चलते हैं 10th पे। इफ द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज अनबाउंडेड, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी एलपीपी का फिजिबल रीजन अनबाउंडेड, आपका वैसे भी अनबाउंडेड ड्रॉ करना तो कोर्स में ही नहीं था क्या? लेकिन अनबाउंडेड पे छोटे मोटे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। ड्रॉ तो एक बार भी नहीं करवाया उसने, बाउंडेड में ही करवाया ड्रॉ। पढ़ो, अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो जो ऑप्टिमल वैल्यू है, ऑप्टिमल वैल्यू मतलब जो भी आप मैक्सिमम या मिनिमम निकालना चाह रहे हो उसको ऑप्टिमल वैल्यू कहते हैं। तो जो भी मैक्सिमम या मिनिमम उसको निकालने के लिए कहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, यानी वो है ही नहीं, मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है और मिनिमम वैल्यू भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सच है, गलत है, कांट से है या नन ऑफ दिस? देखो, अगर आप इस स्टेटमेंट को ट्रू लिखते हो, इसका मतलब वाकई में ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ना तो मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू। अगर इस स्टेटमेंट को फॉल्स लिखते हो, तो फॉल्स लिखने का मतलब क्या होता है? जो आपने लिखा है उसका उल्टा सच है। तो आपने अगर डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है, इसका उल्टा क्या होगा? एग्जिस्ट। इसका उल्टा क्या होगा? एग्जिस्ट। तो ये बात सच है क्या भाई, अगर रीजन अनबाउंडेड है तो 100% मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी? नहीं, ये भी गलत है। नो सर। आंसर इज कांट से। आगे फिर और एक टेस्ट करना था, याद करो, अनबाउंडेड के केस में। ठीक है, कांट से का मतलब है कि इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, कुछ और इंफॉर्मेशन दो तो फिर हम आगे सॉल्व करके बताएंगे। आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन अभी इनसफिशिएंट है, ये बता करने के लिए कि ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। बाउंडेड के केस में तो 100% करती है। अगर ये अनबाउंडेड की जगह बाउंडेड हो जाता, अब बताओ आंसर क्या टिक करते? फॉल्स। डज नॉट एग्जिस्ट, वो तो कह रहा है नहीं करती है, लेकिन करती है ना, तो फिर आंसर क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता अगर ये बाउंडेड होता। तो अनबाउंडेड के केस में क्या रहेगा? कांट से। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अगेन कॉर्नर पॉइंट तो गिवन है। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से दिख रहे हैं सबको? जूम करूं? आपको क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू कौन से कॉर्नर पॉइंट पे ये पता करना है। फटाफट फटाफट निकालो। देखो, इस पे तो मिनिमम वैल्यू 0,0 पे तो मिनिमम वैल्यू 0 ही रहेगी। इस वाले पॉइंट पे तो 0 ही रहेगी, 0 - 0। वो बताओ 0,8, एक्स की जगह 0 पुटअप किया, 4 8 जा माइनस का 32 यहाँ पे। ये बोलो 4,10, तो 4 3 जा 12 और 10 4 जा 40, 12 में से 40 गया तो माइनस का 28। ठीक है, 6,8, 6,8 में 6 3 जा 18 और 4 8 जा 48, 18 में से 48 गया तो माइनस का 30। ये क्या है? 6,5। तो 6 3 जा 18, 18 माइनस 5 4 जा 20, 18 माइनस 20 क्या होता है? माइनस का 2 और 5,0, तो ये तो 0 हो गया। 5 3 जा 15। देखो इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है पहले तो ये बताओ। -32 और कौन से पॉइंट पर है? 0,8। कई बच्चे तो बिना देखे, कुछ भी, बिल्कुल भी कुछ भी ना देख के इसको टिक मार्क करके आते हैं, क्योंकि ऐसा अजम्पशन बना हुआ है कि फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड है तो छोटी से छोटी वैल्यू तो ओरिजिन पे ही आनी है, क्योंकि छोटी, सबसे पहले तो ये अजम्पशन बना रखा है कि छोटी से छोटी वैल्यू तो 0 ही रहेगी। क्यों भाई, नेगेटिव नहीं हो सकती क्या? और 0 रहेगी तो फिर ओरिजिन को टिक मार्क करके आ जाते हैं अपन जल्दीबाजी में। जबकि आंसर क्या है? 0,8। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना? इसका शायद क्वेश्चन भी दिया है मैंने नीचे, अभी पहले उसी को कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है कि फिजिबल रीजन का जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उसमें से एक कॉर्नर पॉइंट अगर ओरिजिन है, जैसे इसमें है, तो उस ओरिजिन पे ही मिनिमम वैल्यू होगी क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। इसमें मिनिमम वैल्यू ओरिजिन पे कहाँ हो रही है? दूसरे किसी कॉर्नर पॉइंट पे भी हो सकती है। हो रही है ना? हो रही है कि नहीं हो रही है? दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन दिया था जितना मेरे को ध्यान है। इसको तो टिक मार्क कर दो, ऑप्शन नंबर बी।
0,8 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है माइनस का 32। देखो 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 14 पढ़ो। इफ वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज ऑरिजिन, जैसे इसी क्वेश्चन का रेफरेंस ले लो, फिजिबल रीजन है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स का एक कॉर्नर पॉइंट क्या है, ओरिजिन। उन कॉर्नर पॉइंट्स में से एक कॉर्नर पॉइंट कोई सा कौन सा है, ओरिजिन। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा 0 होगी, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ओरिजिन तो है, तो ओरिजिन अगर है तो ओरिजिन पे भी वैल्यू निकालेंगे अपन, और उस पर तो 0 ही आएगी, तो 0 से छोटी होगी नहीं। हमको ऐसा लगता है कि अगर अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों भाई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव, और किस चीज पे डिपेंड करती है पता है? इस ए और बी पे डिपेंड करती है। तो ए और बी अगर कल को नेगेटिव हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, चाहे से कॉर्नर पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं तो भी। जैसे अभी इस क्वेश्चन में हो रहे थे, कॉर्नर पॉइंट सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के थे, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, मैक्सिमम पॉइंट्स पे तो नेगेटिव ही थी, -32 -2। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट पे। नेगेटिव हो सकती है तो 0 से भी गिरी हुई हो सकती है। अच्छा, हमेशा 0 होगी, ये बात सरासर हो गई फॉल्स। ये बात क्या हो गई? फॉल्स हो गई। और अगर ऑलवेज हटा दूं वापस तो फिर क्या करोगे? ऑलवेज हटा दूं कांट से। अब एक स्पेसिफिक केस है कि कोई मैंने इसको सॉल्व किया तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 निकली, तो कह नहीं सकते कि 0 निकली थी कि नहीं निकली थी। आप पूरा क्वेश्चन दो, कंस्टेंट दो, तब पता चलेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दो, ठीक है ना? तो फिर तो कांट से आ जाएगा, लेकिन हमेशा 0 होती है, ये बात सरासर गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, फॉल्स। ठीक है जी। एक क्वेश्चन छोड़ा ऊपर, कौन सा किया था अभी अपन ने? 2 छोड़े। 12th पढ़ो। द पॉइंट विच डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है? गलती ये हो जाती है, हम डज नॉट को इग्नोर कर देते हैं और जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको टिक मार्क कर देते हैं। नहीं करना है, नहीं करना है भाई। तो 1,2 पुटअप करो। 1 2 जा 1,2, आ जाओ, आते जाओ, बैठते जाओ, आ जाओ, करो करो फटाफट करो ये 2-3 क्वेश्चन। 1,2 पुटअप करना है इसमें। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, -12 लेस देन इक्वल टू 0। बताओ सेटिस्फाई हुआ क्या? हो गया। 2 + 6 क्या होता है? 8, 8 - 12 क्या होता है? -4। तो -4 क्या होता है? 0 से छोटा ही होता है ना, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। अगला चलते हैं। 2,1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, -12, 4 + 3 7, 7 - 12 क्या होता है? -5 भी 0 से छोटा है क्या? बिल्कुल है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। 2,3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, -12 लेस देन इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई हुआ क्या? 9 + 6 15, 15 में से 12 गया 3, 3 इज नॉट 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। एक बार चौथा भी चेक कर लेते हैं। -3,2, तो 3 × -3 जा -6 + 3 2 जा 6, -12, ये तो कट गए। -12 लेस देन इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया। यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, बट क्वेश्चन वाज कि कौन सा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कर लिया टिक मार्क क्लास 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखो फटाफट। The position of the point 0,1 with respect to the feasible region represented by the constant x + y greater than equal to 2 lies in which region? फटाफट से इसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं अपन। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तो रहते ही हैं। x + y greater than equal to 2, बोलो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्या आएगा? 2, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x क्या आएगा? 2, यानी 0,2 और 2,0 से को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट इसका आंसर होगी ये वाली। ये तो क्या हो जाएगा? 2,0 और वो क्या हो जाएगा? 0,2। ठीक है, अब जो फीजिबल रीजन है वो या तो टुवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है। हम कैसे चेक करेंगे? 0 0 पुटअप करो यहाँ पे। 0 0, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सेटिस्फाई हुआ या कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। 0 2 से बड़ा नहीं होता, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी ओरिजिन में नहीं आएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। राइट, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा फीजिबल रीजन। अब क्या पूछ रहा है वो? 0,1 जो पॉइंट है वो इस रीजन में आएगा नहीं आएगा? 0,1 तो लगभग कहीं यहाँ रहा होगा, इस जगह रहा होगा, बताओ
तो 0,1 पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस रीजन में कहाँ है? ये तो अवे फ्रॉम ओरिजिन वाला आंसर आया ना मेरा, ये तो अवे फ्रॉम ओरिजिन वाला आंसर आया, तो 0,1 उस रीजन में लाए नहीं करता है, तो आंसर वुड बी नॉट इन द रीजन। अगर टुवार्ड्स द ओरिजिन हो जाता, और टुवार्ड्स द ओरिजिन पता है कब होता? टुवार्ड्स द ओरिजिन तब होता जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू होता, तो टुवार्ड्स द ओरिजिन हो जाता, और फिर आंसर क्या हो जाता? इन द रीजन, क्योंकि उस रीजन में तो वो पॉइंट लायक कर रहा है, लेकिन अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाले रीजन में वो पॉइंट लाए नहीं कर रहा है। तो हाल फिलहाल के लिए आंसर मार्क करो नॉट इन द रीजन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस इज सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दिस इज अकर्स एट। तो जल्दी से बताओ, पहले वाला कांस्टेंट देखो, 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x की जगह 0 पुटअप किया तो y की वैल्यू 5, और y की जगह 0 पुटअप किया तो x की वैल्यू 1। सही किया है क्या? चेक करो। तो एक तो 1,0 और एक 0,5 समवॉट हेयर, इन दोनों को कनेक्ट करो, एक कंस्टेंट ड्रॉ हो गया। दूसरा कंस्टेंट देखते हैं, एक ही कंस्टेंट है क्या? नहीं, दूसरा भी ये रहा। हाँ, x की जगह 0 पुटअप किया तो y3, और y की जगह 0 पुटअप किया तो x3, तो 0,3 लगभग यहाँ पे, और 3,0 लगभग यहाँ पे, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, ये हो गया दूसरा कंस्टेंट। ठीक है जी। अब टुवार्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन वो देखना है हमको बस, है ना। ये x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ना, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। तो 0 प्लस 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है? होता है क्या? नहीं, तो इसमें तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहा है। 0 प्लस 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है? दोनों में अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहा है, तो आपका फीजिबल रीजन देखो, इस लाइन से अवे फ्रॉम ओरिजिन जाओगे, इस लाइन से भी अवे फ्रॉम ओरिजिन जाओगे, तो कॉमन शेडेड एरिया कौन सा होगा? अभी देखो, ये वाला एरिया होगा, इसको थोड़ा और लंबा कर देते हैं, ये और ये वाला जो एरिया होगा, ये एक फिजिबल रीजन बनेगा, जो दोनों के हिसाब से कॉमन एरिया है। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं देखो, एक तो 0,5 बन रहा है, एक तो क्या बन रहा है? 0,5, इसको ए मार्क कर देते हैं, इसके निकालने पड़ेंगे अभी कोऑर्डिनेट्स, और एक ये बन रहा है, तीन ही कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं, इसको सी मार्क कर देते हैं। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो वहां से फटाफट, जैसे पहले निकाला था। तो देखो x प्लस वाई, एक तरीके से इसको इक्वल टू मान लो, इसको इक्वल टू मान लो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, 5x प्लस वाई इक्वल टू 5। बताओ भाई क्लास 10 एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके बताओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसको भी मार्क कर देते हैं। बोलो, माइनस कर दो इसको इसमें से, तो y से y तो कट गया, 5x में से x गया, 5 में से 3 गया 2, x की वैल्यू क्या हो गई? हाफ, तो x कोऑर्डिनेट तो हो गया हाफ, x की वैल्यू हाफ इसमें पुटअप करना, तो y बच जाएगा आधा, 3 में से आधा गया ना 2.5, यानी 5/2। मिल गए तीन कॉर्नर पॉइंट्स। एक तो मिला है आपका 0,5, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कॉर्नर पॉइंट्स, एक कॉर्नर पॉइंट क्या है? 0,5। दूसरा क्या है? हाफ, 5/2। तीसरा क्या है? 3,0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? 7x प्लस वाई, पुटअप करो यहाँ पे इसके हिसाब से, तो 7 इंटू 0 0, तो केवल 5 आएगा, यहाँ पे पुटअप करो, 7/2 प्लस 5/2, 7/2 प्लस 5/2 यानी 12/2, 12/2 यानी कि 6 आएगा, और 3,0 पुटअप करना, 7 3 जा 21 आएगा। आपसे मैक्सिमम पूछा था या मिनिमम पूछा था? मैक्सिमम, मिनिमम, तो मिनिमम जो है आप 5 टिक मार्क करके आ सकते हो, और कौन से पॉइंट पे आ रहा है? 0,5 पे आ रहा है। बट क्या ये सही होगा? नो, आपने चेक नहीं किया, फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आ रहा है। अनबाउंडेड के लिए एक टेस्ट और लगाना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और मिनिमम वैल्यू के हिसाब से। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? 7x प्लस वाई इक्वल टू, नहीं मिनिमम है तो लेस देन, मिनिमम है तो लेस देन, और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इसमें से? 5। ये लाइन फटाफट से ड्रॉ कर दो। तो अगर x की वैल्यू अगर 0 पुटअप करी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, और y की वैल्यू अगर 0 पुटअप करी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/7। तो 0,5 कहाँ लाया करेगा? ये तो आ ही रहा है 0,5, तो और 5/7 0 कहाँ लाया करेगा? वो करीब यहाँ लाया करेगा, 1 भी नहीं है, मतलब 5/7 1 से भी छोटा नंबर है, यानी कि लगभग यहाँ होगा, ये 1,0 है तो यहाँ होगा, यानी इसको और इसको मिलाने वाली लाइन, राइट? ठीक है जी।
अब लेस देन 5 है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा? 0 + 0 5 से छोटा है तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो मुझे बताओ जो पहले वाला शेडेड पार्ट था वो ये था, अभी वाला शेडेड पार्ट ये है, तो कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या? कुछ भी कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। और कुछ भी कॉमन नहीं आता है दैट मीन्स 5 मेरी मिनिमम वैल्यू है। और अगर कॉमन आ जाता तो मैं क्या आंसर करता? नो सच पॉइंट। फिर क्या आंसर होता अगर कॉमन आ जाता? देखो उसका फिजिबल रीजन आ रहा है अवे फ्रॉम ओरिजिन, इसका फिजिबल रीजन आ रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। कई बच्चे कहेंगे कि सर ये एक कॉमन पॉइंट तो मिल गया, ये ए उसमें भी था ए इसमें भी था। ध्यान से देखो ये भी कॉमन पॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे डंडा नहीं लगा हुआ। डंडा नहीं लगा हुआ यानी इस लाइन के इधर इधर होंगे, इस लाइन के पॉइंट्स भी काउंट नहीं होंगे, इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स भी काउंट नहीं होंगे, तो फिर ए भी काउंट नहीं हो रहा है, यानी एक भी कॉमन पॉइंट काउंट नहीं हो रहा है। तो आंसर वुड बी 5 जो आ रहा था आपका मिनिमम वैल्यू किस पे आ रहा था? 0,5 पे आ रहा था या 3,0 पे आ रहा था? 0,5 पे आ रहा था। ऑप्शन नंबर सी देख ही लो ना, 7 × 0 0 + 5 इसी पे तो आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका ऐसे माइंड में आ रहा है मेरे, आप बता देना अगर आ जाए तो, कि नॉन नेगेटिव कांस्टेंट कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? नॉन नेगेटिव कांस्टेंट क्या होता फर्स्ट है? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट x y > 0, यही तो होता है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ये? तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इसमें पेपर में नहीं हालांकि, बट ये भी आ सकता है। कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट। अब मेरे हिसाब से एलपीपी में इस देखो अनबाउंडेड का भी क्वेश्चन हो गया, बाउंडेड का भी हो गया, और छोटे मोटे इधर उधर के जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन हो गए। ये पेपर का अगर सारे क्वेश्चन करना जानते हो तो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन इससे बाहर तो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, तो दे दो आंसर दे दो, कितने कितने मार्क्स है बताओ? 8/15। हाँ 3/15। राजा क्या हुआ? अभी भी हैप्पी दिवाली में? बताओ कितने मार्क्स में बता दो दे? 11/15। तनीषा क्या? ठीक है, उन दोनों को तो चेक हुई नहीं। सर हमारे कितने हैं? आपकी चेक ही नहीं करी, आप आए नहीं, उसके लिए पधारना पड़ता है यहाँ पे। ले लो उनको दे देना, अपने आप चेक कर लेना बना, दोनों को दे देना, प्रियांशी को और कनिष्का को। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। क्लास 12